हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हमारी सीडीपी की क्लास 1 है। आज इस क्लास में मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस कराने वाली हूँ जो बार बार आपके पेपर में आते रहते हैं या फिर जो इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ये क्लास आपकी सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए ही है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास्टरी गोल एंड परफॉर्मेंस गोल? महारत लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? अब आपको ये बताना है कि जो आपके मास्टरी गोल्स होते हैं उनमें और जो परफॉर्मेंस गोल होते हैं उनमें क्या अंतर है। पहला ऑप्शन है आपका, मास्टरी गोल्स आर फोकस्ड ऑन अवॉइडिंग फेलियर while performance goal are focused on gaining approval and recognition from other। जो आपके महारत लक्ष्य होते हैं वो विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन और मान्यता प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका, मास्टरी गोल्स आर focused on improving one's own skills and understanding of a task, while performance goals are focused on achieving a high grade or receiving external reward। जो आपके महारत लक्ष्य होते हैं बेटा अपने कौशल और कार्य की क्षमता में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य जो होते हैं वो उच्च ग्रेड प्राप्त करने और बाहरी पुरस्कार पर केंद्रित होते हैं। सी ऑप्शन है आपका, mastery goals are focused on gaining approval from other while performance goals are focused on avoiding failure। जो आपके महारत लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं। डी ऑप्शन है आपका, mastery goals are focused on achieving a certain level of performance for competing with other, while performance goals are focused on improving one's own skills and understanding of a task। जो महारत लक्ष्य हैं, महारत लक्ष्य में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य में खुद के कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो बेटा सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि जो आपके लर्निंग गोल ओरिएंटेशन होते हैं, है ना, हम पहले उसके बारे में जानेंगे। जो आपका मास्टरी ओरिएंटेशन होता है बेटा, जो आपका मास्टरी गोल है, इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है लर्निंग पे। जो आपका मास्टरी गोल होता है इसमें पूरा का पूरा फोकस किया जाता है आपके सीखने पर। इसमें आपको रिवॉर्ड से, आपके मार्क्स से कोई मतलब नहीं होता है। पूरा पूरा ध्यान आपका सिर्फ लर्निंग पे होता है, आपको महारत हासिल करना है। और जो आपका फेलियर अवॉइडेंस होता है, इसमें क्या होता है, बस इसमें आपको फेल होने से बचना है, बस किसी भी तरीके से पास होने पर फोकस किया जाता है। जो लास्ट है आपका परफॉर्मेंस अप्रोच, इसमें क्या होता है, इसमें आपको सिर्फ फर्स्ट आना है। आपका पूरा का पूरा ध्यान किस पर है, रिवॉर्ड पर है। कैसे भी रट के समझ कर कुछ भी करना है, लेकिन परफॉर्म करना है और फर्स्ट आना है, नंबर 1 पोजीशन पर आना है। तो ये जो परफॉर्मेंस गोल होता है इसमें आपका पूरा फोकस किधर होता है, रिवॉर्ड पर होता है। और जो आपका मास्टरी गोल होता है उसमें आपका पूरा का पूरा फोकस आपकी लर्निंग पर होता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पर होता है। तो अब इन चार ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है बेटा, कि जो मास्टरी गोल्स होते हैं उनमें फोकस होता है इंप्रूविंग वंस ओन स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टास्क। और जबकि जो परफॉर्मेंस गोल होता है बेटा उसमें आपका पूरा का पूरा फोकस किधर होता है, अचीविंग अ हाई ग्रेड और रिसीविंग एक्सटर्नल रिवॉर्ड। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है बेटा, महारत लक्ष्य में अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य में क्या होता है बेटा, उच्च ग्रेड मतलब मार्क्स पर पूरा ध्यान है आपका, रिवॉर्ड पर पूरा ध्यान है ना, बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आप कार्य करते हैं, बाहरी पुरस्कार पर आपका पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है? द सेट इफ कैरेक्टरिस्टिक दैट डिफाइन अ गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर। पहला ऑप्शन है लर्न रैपिडली एंड रिटेन। सेकंड ऑप्शन है इज अलर्ट, कीनली ऑब्जर्वेंट एंड रिस्पॉन्ड क्विकली। थर्ड ऑप्शन है आपका परफॉर्म्स बेटर विद एक्सिलरेशन। तो ये जो आपका गिफ्टेड स्टूडेंट होता है बेटा इसका आईक्यू लेवल 140 प्लस होता है ना। जो आपके गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं उनका आईक्यू लेवल 140
प्लस होता है। जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं बेटा, इनमें इनकी कुछ विशेषताएं भी होती होंगी, है ना। कैसे होते हैं ये? तो इनमें बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी होती है। ये अपने डिसीजन लेने में भी इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अपने निर्णय लेने के लिए किसी और के अधीन है, नहीं। ऐसे बच्चों को हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट देने की जरूरत होती है। जो भी गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं, इनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है। इनकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है बहुत ही हाई लेवल की होती है ना। इनको क्यूरियोसिटी होती है, हर चीज को इनको जानना होता है, बहुत ही ज्यादा क्रिएटिविटी होती है। इनका हाई लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंशन होता है बेटा। तो प्रतिभाशाली बच्चों की विशेषताएं तो मैंने आपको बता दी। अब ये जो तीन ऑप्शन दिए हैं बेटा कि शीघ्रता से सीखते हैं और याद कर लेते हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। सतर्क हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं और तुरंत आपको जवाब भी देंगे, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं, तो आपका तीसरा ऑप्शन भी ठीक हो जाता है। तो ए बी सी तीनों ही आपके मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही करेक्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों ही आपके एक गिफ्टेड स्टूडेंट की विशेषताएं हैं, प्रतिभाशाली बच्चे को ये परिभाषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं? Which of the following principle suggest that different body parts develop at different rates at various stage of development? पहला ऑप्शन है आपका डेवलपमेंट इज यूनिडायमेंशनल। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत हो जाता है बेटा। क्या विकास एक आयामी है? नहीं, विकास आपका कैसा है? बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। विकास आपका बहुआयामी है। आपका फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल, ये सब क्या है? ये सब आपका डेवलपमेंट ही तो है। तो विकास एक आयामी तो नहीं हुआ ना। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है आपका? डेवलपमेंट इज यूनी डायरेक्शनल। विकास एक दिशीय है, ये बात भी बिल्कुल गलत है बेटा। विकास कैसा होता है? बहुदिशीय होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है। कैसे? आपका विकास कैसे चलता है? हेड टू टो, है ना, और सेंटर टू आउटसाइड। तो जो विकास आपका हेड टू टो जाता है तो उसको क्या कहते हैं बेटा? सेफेलोकॉर्डल। और जब सेंटर टू आउटसाइड जाता है तो उसको क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमो डिस्टल। सी ऑप्शन क्या कहता है आपका? डेवलपमेंट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। विकास एक असतत प्रक्रिया है, ये बात भी आपकी गलत है। विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। वूम टू टूम, गर्भ से कब्र तक विकास की प्रक्रिया चलती है। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है? डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट इज प्रॉक्सिमोडिस्टल एंड सेफेलोकॉर्डल। विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाता है बेटा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या कह रहा है? प्रॉक्सिमोडिस्टल मैंने अभी बताया, सेंटर टू आउटसाइड। सेफेलोकॉर्डल क्या होता है? हेड टू टो, सिर से पैर के अंगूठे की तरफ, है ना, हेड टू टो, और सेंटर केंद्र से बाहर की तरफ, इसे क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी आपके गलत हैं, डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। यूनिवर्सली द सेम अक्रॉस डिफरेंट कल्चर कॉन्टेक्स्ट, बी ऑप्शन है। अ सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट, सी ऑप्शन है आपका। द चिल्ड्रन आर born evil and have to be civilized, डी ऑप्शन है आपका। that children begin with nothing at all and their characteristics are shaped entirely by environment। अब इधर हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान है। दूसरा, यह समकालीन सामाजिक रचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार एक सामाजिक संरचना है। तीसरा ऑप्शन है, यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होते हैं और उन्हें सभ्य बनाना पड़ता है। डी ऑप्शन है आपका, यह कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित होते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से आपका करेक्ट आंसर कौन सा है बेटा। चाइल्डहुड का कॉन्सेप्ट आपको बताना है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या कहता है बेटा आपका?
समकालीन सामाजिक रचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। क्या है ये? जो आपका बाल्यावस्था की अवधारणा है, वो जो सामाजिक रचनावादी मनोवैज्ञानिक है उनके अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। सोशल कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू कंटेम्परेरी सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें करेक्ट हो जाता है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? पहला ऑप्शन है आपका, इट इज यूनिडायमेंशनल इन नेचर। सेकेंड आपका है, इट इज इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय हेरिडिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। तीसरा ऑप्शन है आपका, देयर इज कल्चरल डाइवर्सिटी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। डी ऑप्शन है आपका, डेवलपमेंट इज ओनली बेस्ड ऑन एनवायरमेंटल फैक्टर। तो विकास की प्रक्रिया एक दिशीय होती है, यह केवल व्यक्ति की आनुवांशिकता से ही प्रभावित होता है। सी ऑप्शन है, विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। डी ऑप्शन है, विकास केवल वातावरणीय कारकों द्वारा निर्धारित होता है। तो पहला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल गलत है बेटा। विकास क्या है? मल्टी डायमेंशनल है, तो ये गलत हो जाता है आपका, है ना। क्या विकास को सिर्फ आपकी हेरिडिटी ही प्रभावित करती है? नहीं, एनवायरमेंट भी उसको प्रभावित करता है। तो बी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। सी ऑप्शन में क्या कहा गया है कि विकास केवल वातावरणीय कारकों से प्रभावित होता है? नहीं, आपका जो विकास है वो हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों से ही प्रभावित होता है। तो ए, बी और डी तो आपका गलत हो जाता है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है कि विकास की प्रक्रिया में जो है सांस्कृतिक विविधताएं होती है, क्योंकि एक से दूसरी संस्कृति के, मतलब हर एक संस्कृति के लोगों का जो विकास है वो अलग अलग तरीके से होता है। मतलब संस्कृति का प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है। अगर किसी की संस्कृति कोई दूसरी है और किसी की कोई दूसरी है तो उसका असर उसके विकास पर पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधों और चलते हुए बादल, लुढ़कते हुए पत्थर की मंशाएं हैं और इरादे हो सकते हैं। अब आपको वो बताना है कि वो कौन सी स्टेज है जिसमें बच्चे में एनिमिस्टिक व्यू होता है, जीववाद का दृष्टिकोण होता है। एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन हैव एन एनिमिस्टिक व्यू ऑफ अ larger world and believe that the trees and plant as well as moving cloud and rolling stones can be motive and intention, है ना। मोटिव्स और उनके इंटेंशन होते हैं। अब आपको बताना है, सेंसरी मोटर स्टेज होती है वो, प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है, या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है। संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सेंसरी मोटर स्टेज का टाइम पीरियड क्या होता है बेटा? 0 to 2 ईयर्स, है ना। और इसका क्या होता है? 2 से 7 साल। और इधर क्या होता है? 7 से 11, और ये फिर 11 प्लस, है ना। तो अब आप बताइए कि वो कौन सी स्टेज है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में एनिमिज्म का गुण पाया जाता है। उसको ये लगता है कि ये जो पेड़ है, ये जो पौधे हैं, ये पत्थर, ये सब क्या, ये सजीव है। वो सबको जीवित समझता है। अगर बच्चा गेट से टकरा जाए या किसी मेज से वो लड़ जाए तो वो क्या करेगा? उस टेबल को मारेगा। क्यों? उसको ये लगता है कि इसको मारने से इसको भी दर्द होगा। उसको लगता है कि ये भी सजीव है। तो यही एक ऐसी एज होती है, आपने देखा होगा बच्चा फर्श पे गिर जाता है तो वो जमीन को मारने लगता है, या फिर आपको कहेगा कि इसको मारो। तो वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसको लगता है कि इसमें भी जीवन है और ये जीवित है, मारने पर इसको भी दर्द होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नवजात शिशु पहले 2 महीने में अपने सिर का नियंत्रण प्राप्त करता है, उसके बाद अन्य अंगों का। मनुष्य में इस प्रकार के विकास को क्या कहा जाता है? अ न्यू बॉर्न बेबी फर्स्ट
gains control of its head in around 2 months, followed by other organ. This type of development in human is called. अब इस तरीके के विकास को क्या कहेंगे? जर्नल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट, प्रॉक्सिमोडिस्टल, ग्रेजुअल या फिर सेफेलोकॉडल। तो जब बच्चा अपने सिर पर कंट्रोल कर रहा है पहले, है ना, और उसके बाद शरीर के और अंगों पर, तो उसको क्या कहेंगे? उसको सेफेलोकॉडल कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, सिराभिमुख, है ना, सेफेलोकॉडल। सामान्य से विशिष्ट क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो कुछ सामान्य क्रियाएं करता है, जैसे उसको भूख लगती है तो वो रोने लगता है ना, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो वो विशिष्ट क्रियाएं करने लगता है, फिर उसको भूख लगने पर रोना नहीं आता है। या छोटे बच्चों को आपने डांट दिया तो वो रोने लगेगा, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो क्या वो डांटने पर रोता है? नहीं रोता है ना। प्रोक्सिमोडिस्टल क्या होता है आपका? सेंटर से, केंद्र से बाहर की ओर। और सिराभिमुख क्या होता है? सिर से, है ना, हेड टू टो। क्रमिक क्या होता है? ग्रेजुअल क्या होता है? मोटिवेशन और एक्सपीरियंस के वजह से आपके जो बिहेवियर में जो चेंज आता है ना, उसकी जो एक श्रृंखला होती है उसको कहा जाता है क्रमिक विकास, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्नेहा का कद बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अब उसका हाथ उसकी लंबी अलमारी के हैंडल तक आसानी से पहुंच सकता है, जिससे वह बहुत आसानी से अलमारी को खोल सकती है। स्नेहा के कद में बदलाव को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाएगा उसको? जो स्नेहा के जो उसका कद में जो चेंज हुआ है उसको क्या कहा जाएगा? पार्ट, स्कैफोल्डिंग, ग्रोथ, लर्निंग, एडेप्टेशन। तो जो स्नेहा है, स्नेहा's height is growing very fast and now her hand can easily reach the handle of her long cupboard, from which she can open the cupboard very easily. Sneha change in height is called. उसको क्या कहेंगे? स्कैफोल्डिंग कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे, लर्निंग कहेंगे या फिर एडेप्टेशन कहेंगे? स्कैफोल्डिंग क्या होता है बेटा? इसको पाड़ या ढांचा भी बोलते हैं, है ना। ग्रोथ क्या है आपकी? लर्निंग और एडेप्टेशन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रोथ। वृद्धि, शरीर के आकार में, है ना, शरीर की संरचना में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। वृद्धि को मेजर किया जा सकता है ना, वृद्धि को मापा जा सकता है। और जो ये ग्रोथ होती है आपकी, ये क्या होती है? एक्सटर्नल होती है ना, और ये एक निश्चित समय पर रुक जाती है। ये ऐसा नहीं है कि ये निरंतर चलती रहेगी, नहीं। आपने देखा होगा कि आपकी हाइट जो है एक निश्चित समय पर आकर रुक जाती है, आपके जो शरीर का वजन है वो भी हमेशा नहीं बढ़ता है, तो ये एक निश्चित समय पर आकर रुक जाती है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है कि जब स्नेहा का कद तेजी से बढ़ा है तो क्या हुआ? उसकी ग्रोथ हुई है, वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा परासंज्ञानात्मक कौशल को निरूपित करता है? पहला ऑप्शन है बिना संलग्नता के विषय वस्तु का कंठस्थीकरण। दूसरा ऑप्शन है आपका दूसरों के व्यवहार की नकल करना। सी ऑप्शन है आपका अपनी ही सोच की विधियों के विषय में सोचना। डी ऑप्शन है आपका किसी विशिष्ट व्यंजन को पकाने की विधि का वर्णन करना। तो ये जो मेटाकॉग्निटिव स्किल है इसके बारे में आपको बताना है। जो आपका कंठस्थीकरण होता है, रोट मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट विदाउट एंगेजमेंट, ये तो गलत हो गया पहला ऑप्शन, कंठस्थ नहीं करना है हमें कभी, पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। इमिटेटिंग द बिहेवियर ऑफ अदर्स, दूसरों के व्यवहार की नकल करना, क्या ये सही होगा? ये भी सही नहीं होगा। सी ऑप्शन क्या है? थिंकिंग अबाउट वंस ओन थिंकिंग प्रोसेस, अपनी ही सोच की विधियों के विषय में सोचना। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। जब आप अपने कॉग्निशन से आगे चले जाते हैं उसको क्या कहा जाता है? मेटाकॉग्निशन कहा जाता है। अच्छा, अब संज्ञान क्या है? आपका सोचना,
आपका प्रॉब्लम सॉल्व करना, आपकी रीजनिंग, आपकी इमेजिनेशन, ये सब किससे जुड़ा? आपके संज्ञान से, आपके कॉग्निशन से जुड़ा हुआ है। तो ये तो कॉग्निशन हो गया। लेकिन जब आप अपने कॉग्निशन के भी आगे जाकर सोचते हैं तो उसको क्या कहते हैं? मेटाकॉग्निशन कहा जाता है। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग इज मेटाकॉग्निशन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है? डिस्क्राइबिंग द प्रोसीजर ऑफ प्रिपेयरिंग अ पर्टिकुलर डिश, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विकास का तात्पर्य है। डेवलपमेंट इंप्लाइज, डेवलपमेंट का क्या तात्पर्य है? एक्सपेरिमेंट चेंज, प्रायोगिक परिवर्तन है। दूसरा ऑप्शन है आपका प्रबोधक परिवर्तन है। तीसरा ऑप्शन है आपका गुणात्मक परिवर्तन है। लास्ट है आपका मात्रात्मक परिवर्तन है। एक्सपेरिमेंट चेंज है, डिडक्टिक चेंज है, क्वालिटेटिव चेंज है या फिर क्वांटिटेटिव चेंज है। तो आप बताइए कि डेवलपमेंट क्या है आपका? डेवलपमेंट आपका क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही होता है। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखना कि जो आपका डेवलपमेंट होता है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों ही होता है। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा बेटा, क्वालिटेटिव। क्योंकि डेवलपमेंट के सभी पहलुओं को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, है ना, सभी पहलुओं को उसको नहीं माप सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमें इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि ये गुणात्मक होता है। अब आपको ये लग रहा होगा फिर मैंने आपको ये क्यों बताया कि ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों होता है ना? तो इसको हम समझ लेते हैं। ये देखिए, ये है आपका डेवलपमेंट और जो ग्रोथ है ना बेटा, इसी का ही पार्ट है। ये बीच में है ग्रोथ और ये है आपका डेवलपमेंट। तो जो वृद्धि है वो विकास का ही हिस्सा है। और वृद्धि आपकी क्या होती है? वृद्धि को हम मेजर कर सकते हैं। तो अगर वृद्धि को मेजर कर सकते हैं और वृद्धि विकास का ही हिस्सा है तो विकास को भी हम मेजर कर सकते हैं। आपके जो डेवलपमेंट होते हैं, जो आपके चार जो मुख्य आपके विकास के वो हैं आयाम, आपका फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट। अब आप मुझे ये बताइए, जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट है कि शरीर का आकार और संरचना में परिवर्तन, उसको फिजिकल डेवलपमेंट यही तो हुआ और उसको क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। तो आपका ये फिजिकल डेवलपमेंट ने ग्रोथ को ले रखा है ना अपने अंदर। अब यहां से ऐसे समझिए कि ये फिजिकल हो गया, ये कॉग्निटिव, ये सोशल और ये इमोशनल, ये सारे आपके डेवलपमेंट है। लेकिन ये जो ग्रोथ है ना बेटा, ये आपके फिजिकल डेवलपमेंट को तो अपने अंदर लिए है ना, तभी तो इसको मेजर कर सकते हैं ना। और ये जो आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, आपका सोशल और इमोशनल, आप मुझे बताइए क्या आप ये माप सकते हैं कि आपका सामाजिक विकास कितना हुआ या आपका संवेगात्मक विकास कितना हुआ? इसको नहीं माप सकते ना हम। सिर्फ हम आपके शरीर की लंबाई का बढ़ना और आपका वजन का बढ़ना, इसको ही माप सकते हैं। तो जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट है उसी की बात करता है ग्रोथ, है ना। लेकिन आपका जो सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट है उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि जो ग्रोथ है आपकी वो डेवलपमेंट का ही एक हिस्सा है। तो जो भी विशेषताएं आपकी ग्रोथ की होंगी वो डेवलपमेंट की तो होंगी ही होंगी, लेकिन क्योंकि ये तीन आपके डेवलपमेंट और भी हैं तो वो भी तो इसके अंदर आएंगे ना। तो इनके लिए जो चीजें होंगी वो भी आपकी इसमें शामिल हो जाएंगी। आप ये कहते हो कि वृद्धि एक्सटर्नल है, तो जो डेवलपमेंट है वो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों है ना। आपने इसकी जब आप डिफरेंस पढ़ते हैं आप ये कहते हैं कि वृद्धि विकास का ही एक हिस्सा है, विकास का आयाम बड़ा है ना। वृद्धि को माप सकते हैं, है ना। और विकास को सभी पहलुओं को हम नहीं माप सकते, क्योंकि हम अगर आपको किसी बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखना, आप उसका आईक्यू लेवल तो मेजर कर सकते हो लेकिन उसका सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट को आप माप नहीं सकते। तो इसीलिए विकास क्या है, वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों हो गया, है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर यहाँ पर वो ऑप्शन होता कि आपका विकास क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों है तो हम उसके साथ जाते, लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है, इसीलिए हमने कहा विकास क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव है। यहाँ पे हमने ऑप्शन नंबर सी चुना।
तो इसीलिए अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि जो आपका फिजिकल डेवलपमेंट है उसी की बात ग्रोथ करता है, लेकिन वो पार्ट तो डेवलपमेंट का ही है ना, और फिजिकल डेवलपमेंट को हम मेजर कर सकते हैं। इसीलिए जो आपका डेवलपमेंट है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ही होता है। अगर ये पॉइंट आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस